वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 11 से लेकर 20 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन। सो प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन दोनों ही मिलकर जो है क्या कहते हैं, फॉर्म करते हैं जो वेरी बेसिस होती है जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं ऑपरेशंस के। ये फंडामेंटल रोल जो है वो प्ले करते हैं डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर जो ब्रॉडर ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें इंपॉर्टेंस को प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन की, ये प्ले करता है स्ट्रेटेजिक रोल जो है हेल्प करने में ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव किया जाए उसका गोल। और प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन जो इंश्योर कर सकता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। जो बहुत से फैक्टर्स हैं, मेजर जो फैक्टर्स हैं डिज़ाइन स्ट्रेटजी के अंदर, उसके अंदर कॉस्ट आई थी, क्वालिटी आई थी, टाइम टू मार्केट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आ जाता है। प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम देखें तो ट्रांसलेट करना कस्टमर की वांट्स और नीड को प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी, और रिफाइन करना जो मौजूदा प्रोडक्ट और सर्विस है उसको रिफाइन कर दिया जाए, डेवलप करना नई प्रोडक्ट और सर्विस, इसके अलावा फॉर्मुलेट करना क्वालिटी गोल्स, ऐसे गोल जो क्वालिटी वाले होते हैं। उसके बाद रीजंस फॉर प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेती है टेक्स इनटू अकाउंट दोनों जो इंटरनल और एक्सटर्नल रीज़न होते हैं उनको देखती है ताकि ऑर्डर कर सके, डिज़ाइन करने के लिए एक नई प्रोडक्ट या सर्विस, या फिर रीडिज़ाइन करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस। और रीज़न जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये अक्सर जो है वो प्राइमरी रीज़न होता है डिज़ाइन प्रोसेस के लिए, जिसके अंदर इकोनॉमिक आ जाता है, सोशल और डेमोग्राफिक आता है, इसके अलावा पॉलिटिकल, लाइबिलिटी और लीगल भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन के, जो प्राइमरी फोकस होता है डिज़ाइन करने के लिए एक नई प्रोडक्ट या सर्विस, वो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो करंट ट्रेंड है डिज़ाइन करने के लिए न्यू प्रोडक्ट, वो है पे की जाए स्पेशल अटेंशन जो है प्रोडक्ट या सर्विस यूजुअली जो है अपीयरेंस वगैरह है। जो स्टेप्स है डिज़ाइन प्रोसेस में, पहला उसमें आता है मोटिवेशन, इससे मुराद अचीवमेंट होती है गोल्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कस्टमर की हम बात करें, डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा वैल्यूबल इनपुट के बगैर कस्टमर की। और R&D की बात करें तो इससे मुराद रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या डिवीजन होते हैं जो कि जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज़ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। और कॉम्पिटिटर की बात करें, डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो अक्सर जो वो कंपेल करता है एक कंपनी को कि डिसमेंटल करे और इंस्पेक्ट करे जो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट है उनको भी देखा जाए। ज़ाहिर बात है कॉम्पिटिटर्स से भी बहुत से आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं। फोरकास्ट डिमांड की हम बात की जाए, इससे मुराद डिमांड होती है कंपनी की न्यू प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। मैन्युफैक्चरेबिलिटी से मुराद ईज़ होना फैब्रिकेशन या फिर जो असेंबली होती है एक प्रोडक्ट की, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्ट करता है कॉस्ट, क्वालिटी और जो प्रोडक्टिबिलिटी होती है। जनरल कंसिडरेशन की बात करें तो डिज़ाइन प्रोसेस रिक्वायर करता है डिज़ाइन, प्रोडक्शन या ऑपरेशन और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि वो एक साथ मिलकर क्लोजली वर्क करें। उसके बाद लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल इशू। लीगल की हम बात करते हैं जो कि कानूनी चीज़ें आ जाती हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए जो लीगल एनवायरमेंट होता है जिसके अंदर उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शन कर रही है। एथिकल की बात करें, ऑपरेशन मैनेजर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो जो है अंडर में है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के, कि वो एग्जिबिट ना करे, कोई भी ऐसा कोई बिहेवियर ना दिखाए जो अनएथिकल किस्म का हो, गैर अखलाकी हो। एनवायरमेंटल की हम बात करें तो ऑपरेशन मैनेजर को वर्क करना चाहिए जो सेम एनवायरमेंटल लॉ हैं जैसे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। सो डिज़ाइनर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस शुड हेयर टू गाइडलाइन। जो डिज़ाइनर होते हैं उनको सारी बातें गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए, चलना चाहिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए गोल्स के साथ, कंपनी के गोल के मुखालिफ नहीं हो, उससे हट के ना हो। और कस्टमर को वो वैल्यू भी दी जाए, ज़ाहिर बात है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये मिलेगा। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है हेल्थ एंड सेफ्टी प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। और कंसिडर किया जाए पोटेंशियल हार्म जो भी एनवायरनमेंट को हो सकता है उसको भी हम देखेंगे। जो क्रिटिकल इश्यूज आ जाते हैं प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन में, एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि डिसाइड करें कुछ क्रिटिकल इशू डेवलप करने में उसकी प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन। पहला है कि कितनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन है, और अ, जो प्रोडक्ट या सर्विस उसकी रिलायबिलिटी और रेंज जो ऑपरेटिंग कंडीशंस की, इसके अलावा प्रोडक्ट या सर्विस का जो लाइफ साइकिल है वो भी इसमें आ जाता है। नाउ द स्टैंडर्डाइजेशन, इससे मुराद ये कि किस हद तक, इज द एक्सटेंट टू विच देयर इज एन एब्सेंस, किस हद तक जो है वो एक एब्सेंस पाई जाती है वैरायटी की प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेसेस के अंदर। और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इमीडिएटली तौर पे अवेलेबल हैं कस्टमर्स के लिए। एडवांटेजेस की हम बात करें फ्यूअर पार्ट होना कि डील किया जाए इन्वेंट्री में और मैन्युफैक्चरिंग में, और डिज़ाइन कॉस्ट जनरली लोअर होती हैं। इसके अलावा एक रिड्यूस किया जाए ट्रेनिंग कॉस्ट और टाइम को। और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है और इम्प्रूव कर सकता है प्रोडक्टिविटी। ऑर्डर्स फिलेबल होना इन्वेंट्री से, और कोई भी जो है ज़ाहिर बात है कैरी ज़रूरत नहीं है कि कैरी किया जाए सेफ्टी स्टॉक लेवल जो कि कंपैटिबल कंपोनेंट है या पार्ट जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन के लिए, और जो ऑटोमेशन है
अनइंटरप्टेड स्टॉक का होना, कंपोनेंट जो कि अवेलेबल हो सके ताकि प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल की जा सके, और अगर पॉसिबल हो एक डिमांड फोरकास्ट जो है उसको भी यूज़ किया जा सके। उसके अलावा नीड फॉर फ्यूअर पार्ट्स जस्टिफाई इंक्रीज एक्सपेंडिचर। सो जो नीड है फ्यूअर पार्ट्स के लिए जस्टिफाई करता है इंक्रीज एक्सपेंडिचर जो है परफेक्ट डिज़ाइन के ऊपर, और इम्प्रूव करना क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स भी। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अब स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ ज़ाहिर बात है डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसानात भी जो है वो होते हैं। सो ओवर स्टैंडर्डाइजेशन अगर हो जाए तो उससे फिर ज़ाहिर बात है कुछ नुकसानात हमें देखने में आते हैं कि डिज़ाइन फ्रोजन हो जाते हैं, एक जैसे डिज़ाइन हमें दिखाई देते हैं, और हाई कॉस्ट होगी अगर डिज़ाइन को हम चेंज करेंगे, उससे इंक्रीज़ हो जाती है रेजिस्टेंस, जो इंप्रूवमेंट के लिए रिडक्शन हो जाती है वैरायटी में हम कमी देखते हैं, और फिर उससे क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है वैरायटी का रिजल्ट, और लेस कंज्यूमर अपील के अंदर। सो जो मास कस्टमाइजेशन है उसकी हम बात करें, जो कि ज़ाहिर बात है स्ट्रेटजी होती है प्रोड्यूस करने की स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स या सर्विस की, ज़ाहिर बात है इसमें स्टैंडर्डाइज होता है। सो ये प्रोवाइड करता है दोनों हमें स्टैंडर्डाइजेशन और वेरिएबिलिटी भी, और ये बैलेंस भी हमें देता है दो डिफरेंट मेथड के दरमियान। कुछ हद तक इसमें जो है ज़ाहिर बात है कस्टमाइजेशन भी होती है डिलेट डिफरेंशिएशन और मॉड्यूलर डिज़ाइन के ज़रिए। सो प्रोडक्ट या सर्विस रिलायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो रिलायबिलिटी को हम देखते हैं, सो एबिलिटी होती है प्रोडक्ट सर्विस की कि वो परफॉर्म करे उसका इंटेंडेड फंक्शन एक प्रिस्क्राइब सेट ऑफ कंडीशन के अंदर। फेलियर से मुराद वो सिचुएशन जहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस या प्रोडक्ट पार्ट या सर्विस सॉरी जो सिस्टम है वो परफॉर्म नहीं करता जिस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें, इससे मुराद सेट ऑफ कंडीशन जिसके अंदर एक आइटम की रिलायबिलिटी को स्पेसिफाई किया जा सकता है, किया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को अगर हम देखते हैं, सब जो साइकिल्स है प्रोडक्ट या सर्विस के नॉर्मली जो है वो इसमें जो फेजेस आते हैं वो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है, जब इंट्रोड्यूस कराई जाती है फिर वो ग्रोथ की तरफ जाती है, मेच्योरिटी होती है, सैचुरेशन, और फिर आखिर में डिक्लाइन आ जाता है। डिसीजन स्ट्रेटजीज की हम बात करते हैं तो इससे मुराद हम देखते हैं तो ये जो है इसके अंदर एक कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि अचीव किया जाए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, साथ में रीजनेबल प्रॉफिट हो इस तरीके से कि जो कि बियॉन्ड ना हो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ है उससे आगे ना हो, यानी कि सो जो कॉमन पर्पस होता है तमाम डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ में वो ये होता है कि सर्व किया जाए कस्टमर को और जो कंपनी है। नाउ दी रोबस्ट डिज़ाइन जो इसकी हम बात करें, सो डिज़ाइन जो कि नतीजा होता है प्रोडक्ट या सर्विस में जो कि पर फंक्शन कर सकते हैं ओवर ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन। सो ये शो करता है नीट के डिज़ाइन जो है हो अडॉप्टेबल प्रोडक्ट और सर्विस ताकि इम्प्रूव किया जाए वर्सैलिटी को। टागुची अप्रोच जो है रोबस्ट डिज़ाइन की, सो गेनिची टागुची जो कि एक जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर पायनियर और चैंपियन जिनको हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन इन वेरिएबिलिटी फैक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। सो टागुची अप्रोच की मदद से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसे फैक्टर्स को जो कि कंट्रोलेबल हैं और जो नहीं है, साथ में उनके जो ऑप्टिमल लेवल है रिलेटिव जो कि है मेजर प्रोडक्ट और एडवांसेस के। सो रोबस्ट डिज़ाइन जो है टागुची अप्रोच के अंदर फोकस करता है रिड्यूस करने के अंदर वेरिएबिलिटी, और गोल होता है कि फाइंड किया जाए बेस्ट कॉम्बिनेशन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स का ताकि इंप्रूव किया जाए प्रोडक्ट को। उसके बाद है फेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर जो कुछ फेसेस आते हैं उसको अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आइडिया आता है, फिर उसकी फिजिबिलिटी को देखा जाता है किस हद तक फिजिबल है, फिर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखी जाती है, फिर प्रोसेस की स्पेसिफिकेशंस हमारे पास आ जाती है। प्रोटोटाइप को हम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं, मार्केट टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की जाती है, और फॉलो अप इवेल्यूशन होता है, एग्जामिन किया जाता है। नाउ दी कंकरेंट इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये शो ये जो है इसमें क्या होता है कि ब्रिंग टुगेदर करना इंजीनियरिंग डिज़ाइन का और मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल का अर्ली जो है डिज़ाइन फेज़ के अंदर, और इसके जो एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो है वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई करना प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ और अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ जो है डिज़ाइन के लिए या प्रोक्योरमेंट के लिए वो क्रिटिकल लूफिंग है कुछ जो है इनमें से वो इनका लेते हैं वो लॉन्ग लीड टाइम, और अर्ली कंसिडरेशन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी की एक पार्टिकुलर डिज़ाइन की या फिर एक पोर्शन जो है डिज़ाइन का। सो कंकरेंट इंजीनियरिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो नुकसानात अगर हम देखते हैं वो क्या है। सो लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज होना डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान वो डिफ़िकल्ट हो सकता है कि उसको ओवरकम किया जाए, उसको
मुकाबला किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। सो एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन जो है लाज़मी तौर पे होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर प्रोसेस जो है वो उसको वर्क करना है और ये जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है अचीव करना। सो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सीएडी वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन यूज़ करते हुए कंप्यूटर ग्राफ़िक्स, और इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी डिज़ाइनर्स की 3 से 10 गुना तक। और क्रिएट करना एक डेटाबेस जो है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर, और प्रोवाइड करता है पॉसिबिलिटी जो इंजीनियरिंग की और जो कॉस्ट एनालिसिस होता है प्रोपोज डिज़ाइन के ऊपर। मॉड्यूलर डिज़ाइन की बात करें, एक फॉर्म होती है स्टैंडर्डाइजेशन की, इसके अंदर कंपोनेंट पार्ट्स जो सब डिवाइड होते हैं मॉड्यूल्स में, जो कि ईजिली रिप्लेस्ड या फिर इंटरचेंज हो जाते हैं। सर्विस डिज़ाइन की बात करें, ये एक्ट है और जो है सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, वो फोकस करता है फैसिलिटीज़, प्रोसेसेस और स्किल्स इनके ऊपर। उसके बाद है फिर गुड सर्विस स्पेक्ट्रम। सो ऑपरेशन मैनेजर अक्सर जो है वो एंड अप होते हैं आंसर देते हुए कि क्या सर्टेन एक्टिविटी फॉल करती है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंडर, या फिर जो सर्विस डेवलपमेंट है। डिफरेंस जो है प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन की, इसकी हम बात करें, प्रोडक्ट टेंजिबल होती है, जनरली सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होती है। प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, आपके सर्विसेज को हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सर्विसेज जो है वो क्रिएट की जाती है और डिलीवर की जाती है उसी टाइम पे जब उसको हम खरीद रहे होते हैं। जैसे कि हेयर कट है या कार वॉश वगैरह होती है। सर्विस हाईली विजिबल होती है कस्टमर्स तक। अच्छा, हम विजिबल से मुराद ये कि फिजिकली तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो सर्विसेज का असर है उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि अब हेयर कट हुआ है तो सर्विस कोई वैसे हम नहीं देख रहे हैं फिजिकली, लेकिन जो हेयर कट किया गया है तो उसको हम देख सकते हैं, और शुड बी डिजाइन विद दैट इन माइंड। और सर्विस कैन नॉट बी इन्वेंट्री। हाँ, सबसे जो एक मेन पॉइंट ये कि सर्विस को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता किसी एक जगह पे। सो फेजेस जो होते हैं सर्विस डिज़ाइन में, वो ये होता है कि कॉन्सेप्चुअलाइज का होना और आइडेंटिफाई करना, सर्विस पैकेज कंपोनेंट डिटरमाइन करना, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट कर दी जाए, जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में, और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को डिलीवरी स्पेसिफिकेशन में ट्रांसलेट कर दिया जाए। सर्विस ब्लूप्रिंटिंग की हम बात करें, ये जो है मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है सर्विस डिज़ाइन में, कि डिस्क्राइब किया जाए, एनालाइज किया जाए प्रपोज सर्विस को, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल डिफाइंड सर्विस सिस्टम की। एक वेल डिफाइंड सर्विस सिस्टम जो है कंसिस्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ भी और मिशन के साथ भी, उनसे हट के नहीं होना चाहिए, यानी कि। और ये जो है यूज़र फ्रेंडली भी हो, आसानी से यूज़ किया जा सके, रोबस्ट हो, ईज़ी हो, सस्टेन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़ाहिर बात है इसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, और ब्रिंग करे, ये वैल्यू लेकर आए, कस्टमर के लिए वैल्यू भी हो। हाउस ऑफ क्वालिटी की बात करें, जो है वो ज़्यादा जो है वो सेंस देता है कि इंट्रोड्यूस करें कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन में। तो हम ऑलरेडी जानते हैं एक सुपीरियर प्रोडक्ट एंजॉय करती है ब्रॉडर कस्टमर बेस, इसकी सुपीरियर क्वालिटी की वजह से भी। सो रिलायबिलिटी की अगर बात करें, तो ये एबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट पार्ट या सिस्टम की जो कि परफॉर्म करता है उसका इंटेंडेड फंक्शन एक प्रिस्क्राइब सेट ऑफ कंडीशन में। और फेलियर से मुराद सिचुएशन जहाँ पर प्रोडक्ट पार्ट सिस्टम उस तरह परफॉर्म नहीं करता जिस तरह उसको करना चाहिए। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें, सेट ऑफ कंडीशन जिसके अंदर एक आइटम की रिलायबिलिटी को स्पेसिफाई जो है वो किया जाता है। मेजरिंग रिलायबिलिटी की बात करें, तो रिलायबिलिटी को मेजर किया जा सकता है इफेक्टिवली यूज़ करते हुए जो है कॉन्सेप्ट ऑफ चांस या फिर जो प्रोबेबिलिटी होता है, और दूसरे वर्ड में कहें तो हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट जो है रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी बेसिक की हम बात करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है एक्सप्लेन करने के लिए रिलायबिलिटी देखते हुए जो फैक्ट है कि प्रोडक्ट या सर्विस फंक्शन फंक्शन करेगी जब एक्टिवेट हो या फिर फंक्शन होना गिवन लेंथ ऑफ टाइम के लिए है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो इक्विपमेंट फेलियर और इसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट फेलियर है वो होता है इस पैटर्न के अंदर। और इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी की बात करें, हमें डेवलप करना चाहिए एबिलिटी की, अंडरस्टैंड करें इंपॉर्टेंस जो है रिलायबिलिटी की, और एट सेम टाइम के ऊपर आइडेंटिफाई करें उन तरीकों को जिसके अंदर रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैपेसिटी प्लानिंग की बात किया, ये अपर लिमिट होती है, जो ऊपर की लिमिट है, या फिर जो सीलिंग होती है लोड के ऊपर, सीलिंग कहते हैं छत को, जो कि एक ऑपरेटिंग यूनिट जो है वो हैंडल कर सकता है। इंपॉर्टेंस जो है कैपेसिटी प्लानिंग की, सो इसके जो डिसीजन होते हैं इंपैक्ट करते हैं एबिलिटी के पूरा किया जाए फ्यूचर डिमांड को, और अफेक्ट कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को। ये डिसीजन अक्सर जो है एक्ट करते हैं मेजर डिटर्मिनेंट के तौर पर इनिशियल कॉस्ट के, क्योंकि इसमें शामिल होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डिज़ाइन कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम आउटपुट रेट है, या फिर सर्विस कैपेसिटी होता है एक, और ऑपरेशन प्रोसेस या फैसिलिटीज़ का, और ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटी या फिर ऑपरेशन जो है ये डिज़ाइन होता है इफेक्टिव कैपेसिटी के लिए, जिससे मुराद डिज़ाइन कैपेसिटी में से हम जब माइनस करते हैं अलाउंसेस जैसे कि पर्सनल टाइम, मेंटेनेंस और स्क्रैप, और एक्चुअल आउटपुट जो है वो रेट होता है आउटपुट का जो कि एक्चुअली अचीव हुआ और एक्सीड नहीं कर सकता इफेक्टिव कैपेसिटी को।
सो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी के, उसमें फैसिलिटीज़ आ जाती है। सो जो डिज़ाइन है फैसिलिटीज़ का, उसमें शामिल होता है साइज़, और इसी के साथ साथ प्रोविजन जो होता है एक्सपेंशन का, और प्रोडक्ट एंड सर्विस फैक्टर जो है उनका बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हो सकता है कैपेसिटी के ऊपर। सो जो प्रोसेस फैक्टर होते हैं, इससे मुराद क्वांटिटी और क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोसेस की, और ह्यूमन फैक्टर में शामिल है स्किल्स, क्राफ्टमैन, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन के हैंडल करें किसी भी जॉब को, और इसमें शामिल होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स भी। ऑपरेशनल फैक्टर जो है इफेक्टिव कैपेसिटी के हवाले से हमेशा जो है इससे मुराद ये है कि स्केजुलिंग होती है, लेट डिलीवरीज और एक्सेप्टेबिलिटी होती है परचेज मटेरियल की, पार्ट की क्वालिटी इंस्पेक्शन की, कंट्रोल प्रोसीजर्स की, और इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स की। सप्लाई चेन फैक्टर्स जो है वो रिलेट करते हैं किसी भी शॉर्ट कमिंग के साथ जो सप्लायर के लिए है, वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग और ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो हिकअप, और या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। सो जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें शामिल है प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी जो रेगुलेशंस हैं, यूनियंस हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के भी ज़ाहिर बात है स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी। सो जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है कैपेसिटी प्लानिंग के हिसाब से हवाले से, वो ये है कि स्ट्रेटजी कैपेसिटी स्ट्रेटजी जो है लॉन्ग टर्म डिमांड के लिए जो कि फोकस करती है डिमांड पैटर्न्स के ऊपर, वो देखती है ग्रोथ रेट की और वेरिएबिलिटी, और फैसिलिटीज़ जो इनका फोकस होता है कॉस्ट के ऊपर, बिल्डिंग और ऑपरेट कॉस्ट के ऊपर, बिल्डिंग और ऑपरेटिंग की, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिलेट करती है रेट के साथ, और जो डायरेक्शन है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, और जो बिहेवियर है कॉम्पिटिटर्स का वो। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कॉन्सेप्ट, और ये बताता है कि एवरेज यूनिट कॉस्ट जो है एक गुड या सर्विस की, उसको रिड्यूस किया जा सकता है इंक्रीज करते हुए आउटपुट रेट। जबकि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बताता है कि केस जहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है एज द फैसिलिटी साइज इंक्रीजेस उसमें बढ़ जाती है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में बढ़ जाती है एवरेज कॉस्ट, जबकि यहाँ पर जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रिड्यूस होती है। सो जो प्लानिंग सर्विस कैपेसिटी है, सर्विसेज जो है वो डिफरेंट हैं, और ये कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसको इन्वेंट्री के तौर पे हम नहीं रख सकते, जबकि सर्विसेज को भी हम नहीं ज़ाहिर बात है रख सकते हैं, और ये रीज़न जो है वो बनाता है इसको नेसेसरी और पर्टिनेंट के प्लान करें हम सर्विस कैपेसिटी के लिए। सो जो अजम्पशंस है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस के, उसमें ये कि एक प्रोडक्ट जो है वो शामिल है, और हर चीज़ जो प्रोड्यूस होती है सोल्ड की जा सकती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है रिगार्डलेस की जो वॉल्यूम है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती वॉल्यूम के साथ, और रेवेन्यू पर यूनिट कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम के साथ, और रेवेन्यू पर यूनिट एक्सीड कर जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नाउ द फाइनेंशियल एनालिसिस। सो मैथमेटिकल जो है वो टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती है वैल्यूएट करने के लिए अल्टरनेटिव, इसमें कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप आए थे, फाइनेंशियल एनालिसिस, डिसीजन थ्योरी, और वेटिंग लाइन एनालिसिस भी है। कैश फ्लो की बात करें, डिफरेंस होता है कैश जो रिसीव हुआ सेल से और दूसरे रिसोर्सेज से, और कैश आउटफ्लो जो लेबर, मटेरियल, ओवरहेड और टैक्सेस के लिए। प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, सम जो है करंट वैल्यू के अंदर तमाम फ्यूचर जो है कैश फ्लो का एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का। प्रोसेस सिलेक्शन की बात करें, ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल जो है ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर प्रोडक्शन के, और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग की बात करें, प्रोसेस सिलेक्शन से मुराद वो तरीका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती है प्रोड्यूस करने के लिए उसकी गुड्स या सर्विस की, और ये देखती है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी प्लानिंग है, लेआउट ऑफ फैसिलिटीज़ है, और डिज़ाइन जो है वर्क सिस्टम्स का। सो रीजंस जो है टू मेक और बाय कि ख़रीदा जाए या बनाया जाए, सो 6 रीज़न होते हैं। अवेलेबल कैपेसिटी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इक्विपमेंट, नेसेसरी स्किल्स और टाइम है, और इसके अलावा क्वालिटी कंसिडरेशन है, फर्म जो कि स्पेशलाइज करती है वो यूज़ कर सकती है वो यूजुअली ऑफ़र कर सकती है हाई क्वालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कि खुद से अटेंड करती है। सो नेचर ऑफ डिमांड की हम बात करें, सो जब डिमांड जो है एक आइटम के लिए हाई होती है और स्टेडी होती है, फर्म जो है अक्सर बेटर ऑफ होती है अपना काम खुद करने में। और कॉस्ट की बात करें, सो कोई भी कॉस्ट सेविंग जो कि अचीव हुई बाइंग या सेलिंग से, लाजमी तौर पे उसको वेट किया जाएगा प्रीसीडिंग फैक्टर्स के अगेंस्ट। और रिस्क की बात करें, सो आउटसोर्सिंग या बाइंग करना सर्विस, उसमें जो है वो रिस्क होता है। सो अक्सर कंपनी जो है वो रिटेन करती है फ्लेक्सिबिलिटी कैरी आउट करते हुए सर्टेन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो है इन हाउस, और रेपिटेटिव मेंटल एक्टिविटीज़ जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू। एक्सपर्टीज़ की बात करें, अगर एक फर्म लैक करती है एक्सपर्टीज़ के वो जॉब करे सेटिस्फैक्टरीली तौर पे, सो बाइंग जो है वो एक रीजनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है। जो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, उसमें कंटिन्यूस ऑपरेशन आ जाता है, रेपिटेटिव प्रोसेसिंग होती है, और इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग होती है जिसमें बैच प्रोसेसिंग और जॉब शॉप आ जाती है।
ऑटोमेशन की बात करें, इसके अंदर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन आ गया, रोबोट्स भी इसमें आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेल भी और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ जाता है। सो कंटिन्यूस और सेमी कंटिन्यूस ऑपरेशन को हम देखें, एक सिस्टम जो कि प्रोड्यूस करता है हाईली यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स या कंटिन्यूस सर्विस, अक्सर जिनको मशीन से परफॉर्म किया जाता है। और जो प्रोसेसिंग है केमिकल्स का, फोटोग्राफिक फर्म का, न्यूज़ पेपर प्रिंट और ऑयल प्रोडक्ट्स का। सो जो रेपिटेटिव प्रोसेसिंग एक प्रोडक्शन सिस्टम जो कि रेंडर करते हैं ज़्यादा एक या कुछ हाईली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर, कैमरास और वीडियो इक्विपमेंट वगैरह। सो इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग की हम बात करें, एक सिस्टम जो कि प्रोड्यूस करता है लोअर वॉल्यूम जो है आइटम्स का या फिर सर्विस का, ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के साथ। और जो प्रोसेसिंग है केमिकल्स की, फोटोग्राफिक फिल्म्स की, न्यूज़ प्रिंट या फिर और जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। बैच प्रोसेसिंग की बात करें, एक सिस्टम जो कि यूज़ करता है प्रोड्यूस करने के लिए मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ सिमिलर आइटम, जैसे कि पेंट है, आइसक्रीम है, कैंड वेजिटेबल है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं और जो यूज़र मैनुअल्स वगैरह हैं। जॉब शॉप की बात करें, एक सिस्टम जो कि रेंडर करता है यूनिट्स या फिर जो स्मॉल लॉट प्रोडक्शन है या फिर सर्विस है, वेरिंग स्पेसिफिकेशन के साथ, जो कि कस्टमर की नीड के मुताबिक है। वेरी तो कर रही है स्पेसिफिकेशन के सेम नहीं है, लेकिन वो कस्टमर की नीड के मुताबिक है। सो जो ऑटोमेशन की हम बात करें तो मशीनरी जो कि जिसका जो है वो सेंसिंग है और कंट्रोलिंग डिवाइसेस एनेबल करता है ऑपरेट करना ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अ, क्या है कि यूज़ करना कंप्यूटर का प्रोसेस कंट्रोल के अंदर, और न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन जो कि परफॉर्म करती है ऑपरेशन फॉलो करते हुए मैथमेटिकल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। और रोबोट एक मशीन जो कि खुद एक मैकेनिकल आर्म भी है, एक पावर सप्लाई और एक कंट्रोलर भी है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की बात करते हैं, सो मैन्युफैक्चरिंग सेल एक या फ्यू जो है एनसी मशीन जो है जो कि प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ पार्ट। और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ग्रुप होता है मशीन जिनको डिज़ाइन किया गया हैंडल करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और प्रोड्यूस करना वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। सो डिज़ाइन जो है हैंडल करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोसेसेस सो ऑफर करते हैं अक्सर जो है वो रिड्यूस होना लेबर कॉस्ट के अंदर, और कंसिस्टेंट क्वालिटी का होना, हायर फ्लेक्सिबिलिटी होना। अगर हम उसको हार्ड ऑटोमेशन से कंपेयर करेंगे, नुकसान ये है कि रिक्वायर करता है लॉन्गर टाइम के प्लानिंग किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए, और ये हैंडल कर सकता है नैरो रेंज ऑफ पार्ट्स वैरायटी को। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, सो जो मैन्युफैक्चरिंग सेल है एक या ज़्यादा जो है ऐसी मशीन जो प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ पार्ट। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ग्रुप है मशीन्स का, मशीन डिज़ाइन का हैंडल करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और प्रोड्यूस करना वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। और जो इसके डिसएडवांटेज है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, और ये रिक्वायर करता है लॉन्गर टाइम प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, और ये सिर्फ हैंडल कर सकता है नैरो रेंज ऑफ पार्ट्स वैरायटी। सो जो ऑपरेशन स्ट्रेटजी है प्रोसेस सिलेक्शन के हवाले से, ऑपरेशन स्ट्रेटजी की जो है वो क्वालिटी होती है कि फाइन ट्यून होने की। जब कभी भी हम डिस्कस करते हैं एक नया आइडिया, प्रोसेस सिलेक्शन जो है वो कोई ज़ाहिर बात है कोई डिफरेंट नहीं है, और हम जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं एक प्रोसेस सिलेक्शन जो कि सिलेक्शन बेस्ड ऑपरेशन स्ट्रेटजीज एज फॉलो। और इसमें अब क्या क्या आ जाता है कि हायर करना, प्रमोट करना है मैनेजर्स को। अच्छा, पीछे एक बात ये थी कि ऑपरेशन जो स्ट्रेटजी है उसकी जो क्वालिटी वो फाइन ट्यून हो रही है। जब कभी भी हम डिस्कस किया हमने एक नया आइडिया, और जो प्रोसेस सिलेक्शन है वो कोई अलग, हम नहीं कह सकते वो कोई डिफरेंट है। सो ये एक चीज़ है। और जो हायर एंड प्रमोट मैनेजर है जिनके पास ये वो दोनों हैं, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स। और जैसे इंजीनियर फेल होता है मैनेजरियल डिसीजन में, मैनेजर जो है वो एंड अप होता है रिलाई करते हुए इंजीनियर के ऊपर, जो कि क्रिएट करते हैं वाइट एलिफेंट। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है इनकॉर्पोरेट होना तमाम लेवल्स के ऊपर। और जो जुडिशियस यूज़ है ऑटोमेशन का वो अननेसेसरी है। ऑटोमेशन जो है वो सबब बनती है इंक्रीज़ होने का, कॉस्ट और सब्सिक्वेंट इंक्रीज़ होना प्रोडक्ट और इन्वेंट्री के अंदर। सो जो बेसिक लेआउट टाइप्स है इसमें प्रोडक्ट या सर्विस लेआउट है, प्रोसेस लेआउट है, फिक्स प्रोपोजिशन लेआउट और हाइब्रिड या कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट लेआउट की हम बात करें, ये यूज़ होता है अचीव करने के लिए एक स्मूथ और रैपिड फ्लो जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विस का एक सिस्टम के जरिए। वर्क जो है वो डिवाइड किया जाता है सीरीज ऑफ स्टैंडर्डाइज टास्क में, जो कि परमिट कर रहा होता है स्पेशलाइजेशन दोनों की, लेबर और इक्विपमेंट की। जो लार्ज वॉल्यूम हैंडल किया इन सिस्टम से वो बनाता है इसको पर्टिनेंट और नेसेसरी इन्वेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट और जॉब डिजाइन के अंदर। लेआउट को जो है वो अरेंज होना चाहिए
बेस्ट यूज़ के लिए टेक्नोलॉजी का प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ की, ताकि फुलफिल करें रिक्वायरमेंट दोनों के प्रोडक्ट और सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर लाइन जो है उनसे मुराद एक प्रोडक्शन लाइन होती है या असेंबली लाइन, जो कि डिपेंड करती है टाइप के ऊपर एक्टिविटी इन्वॉल्व की। जो एडवांटेजेस है प्रोडक्ट लेआउट में इसमें ये कि हाई रेट होना आउटपुट का, लो यूनिट कॉस्ट होना, लेबर की स्पेशलाइजेशन होना, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होना, इसके अलावा जो हाई यूटिलाइजेशन होना लेबर की भी और इक्विपमेंट की भी। नुकसान जो है उसमें ये कि ये क्रिएट करता है डल और रेपिटेटिव जॉब्स, ऐसी जॉब जो कि डल है और बार बार हो रही हैं। पोरली स्किल वर्कर हो सकता है वो मेंटेन ना करें इक्विपमेंट, या फिर जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट और सर्विस है वो उसके अंदर जाहिर बात है एक हम देख सकते हैं उतार-चढ़ाव आ सकता है। और फेयरली इनफ्लेक्सिबल होना, जो चेंजेस आती है वॉल्यूम में, हाइली ससेप्टेबल होना कि शटडाउन किया जाए, और ज़रूरत होना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। सो एक यू शेप प्रोडक्शन लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन जो है अक्सर जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से, और यू शेप प्रोडक्शन लाइन जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और रिक्वायर करता है अक्सर हाफ जो लेंथ है एक स्ट्रेट प्रोडक्शन लाइन की। यू शेप लेआउट जो है वो एक मस्ट होता है टीम फ्रेमवर्क के लिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। एडवांटेजेस जो है प्रोडक्ट प्रोसेस लेआउट की, ये जो है हैंडल कर सकता है वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, और पार्टिकुलरली तौर पे ये वल्नरेबल नहीं है इक्विपमेंट फेलियर्स के लिए। इक्विपमेंट जो है यूज़ जो है वो लेस कॉस्टली भी है, और पॉसिबल होता है कि यूज़ किया जाए इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स को भी। नुकसानात ये हैं कि प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हायर हो सकती है इसके अंदर, कॉस्ट हाई हो सकती है, चैलेंजिंग राउटिंग है और शेड्यूलिंग है, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट्स भी लो है, मटेरियल हैंडलिंग स्लो और इनएफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर रिड्यूस करती है स्पैन ऑफ सुपरविजन को भी। सेलुलर लेआउट की हम बात करें तो सेलुलर प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो रिफ्लेक्ट करती है न्यू कॉन्सेप्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग में। और अभी हम देखें तो एक इमीडिएट जो है वो एक्सेप्टेंस पाई गई है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी। सेलुलर प्रोडक्शन की बात करें लेआउट, जिसके अंदर मशीन जो है वो उनको ग्रुप किया जाता है एक सेल के अंदर, जो कि प्रोसेस कर सकते हैं आइटम्स को जिनका सिमिलर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है। ग्रुप टेक्नोलॉजी की बात करें तो ग्रुपिंग जो है पार्ट्स के अंदर फैमिलीज ऑफ आइटम्स जो है सिमिलर डिज़ाइन के साथ, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं। जो इंपॉर्टेंस है लेआउट डिसीजंस की, अगर हम इसको देखते हैं, सो लेआउट डिसीजन रिक्वायर करते हैं सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है मनी और एफर्ट का। लेआउट डिसीजन में शामिल है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लेआउट डिसीजन की जो है वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है कॉस्ट और एफिशिएंसी के ऊपर शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस की। जो नीड है लेआउट डिसीजन की, ऑपरेशन मैनेजर को अवेयर होना चाहिए फैक्ट से कि नीड जो है एक प्रॉपर और इफेक्टिव लेआउट फैसिलिटी की हमेशा जो है वो वहाँ है। और इसको जो है वो कहा जाता है, इसको अक्सर कहा जाता है कि कोई भी फैसिलिटी लेआउट प्रॉब्लम नहीं है जो कि फेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, सो प्रोबेबली तौर पे अनअवेयर है वो उसके ट्रू जो पोटेंशियल है उससे। सो डिज़ाइन प्रोडक्शन लेआउट लाइन बैलेंसिंग की बात करें, सो लाइन बैलेंसिंग प्रोसेस होता है असाइन करने का टास्क जो है वर्क स्टेशन को इस तरीके से कि वर्क स्टेशन के पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट हो। साइकिल टाइम की बात की जाए, मैक्सिमम टाइम जो कि अलाउड होता है हर वर्क स्टेशन के ऊपर के कंप्लीट करे वो उसके सेट ऑफ टास्क को एक यूनिट के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।